भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी गई है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी दी जा रही है तो दोनों देशों के बीच में परमाणु ताकत के मामले में कौन आगे है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दाग कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है। भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट। और चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित कर रही हैं। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना मित्रों, राजनीति में आने का टर्निंग पॉइंट बना। दूसरा, उसी समय गुजरात में 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति हम समझते हैं। पशुओं की स्थिति क्या होती है तो मेरे आंख के सामने मैंने देखा है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में न्याय यात्रा का आयोजन हुआ और लगभग 10 जिलों में जहां बारिश नहीं हुई थी वहां न्याय यात्रा लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं, हमारे पक्ष के नेता आदरणीय केशुभाई पटेल, नरेंद्र भाई मोदी सब गए। मैं भी इसमें शामिल हुई। मैं पार्टी में नहीं थी मित्रों, लेकिन मैं शिक्षिका रूप में सब पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी। टीवी में भी देखते थे कि कैसी परिस्थिति है। मैं अहमदाबाद में रहती थी, पानी मिलता था, लेकिन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर पानी नहीं मिलता है। तालाब खाली है। तालाब को खोद कर हमारी महिलाएं पानी निकालकर ऐसा गंदा पानी से रसोई भी करती है, पानी पीते भी है। ऐसी करुणामय जिंदगी मैंने देखी है महिलाओं की, बच्चों की। और इसी वजह से 8 दिन यात्रा के साथ में रही और सब कुछ देखा, यात्रा का उद्देश्य देखा।
महिलाओं की स्थिति देखी, बच्चों की दयनीय स्थिति देखी, पशुओं की हालात देखी। ये देखते देखते हम वापस आए। आदरणीय नरेंद्र भाई ने मुझे सुझाव दिया कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। थोड़ी आनाकानी भी मैंने करी, क्योंकि एक बार स्कूल थी, दूसरी बार बच्चे भी थे, सास को कैंसर था। तो मैंने सोचा कि चलिए एक डिस्ट्रिक्ट का दायित्व संभालू मैं, एक डिस्ट्रिक्ट। तो दूसरे दिन महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मेरी घोषणा हो गई। तो एक नई जिम्मेवारी, महिलाओं का संगठन तैयार करने की जिम्मेवारी मिली और बहुत दिल से महिला मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में पूरे गुजरात का महिलाओं का संगठन आज भी शिखर पर है मित्रों। नर्मदा नदी मैं जब देखती हूँ ना ऊपर से, तो उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, इतनी नदियां, जीवित नदियां हैं। गुजरात में सिर्फ एक ही नदी है, नर्मदा नदी, और उस पर बांध और इसके बाद नहर बनाना 2010 में बहुत ही संघर्ष किया। किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 1960 से काम चलता था। 50-50 साल तक बांध नहीं बना है, हमारे खेत तक पानी नहीं पहुंचा है, हम क्यों आपको जमीन दें। ये कठिन परिस्थिति थी, चुनौती थी सरकार सामने। मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी कि आप ये काम करिए, क्योंकि मैं राजस्व मंत्री थी। तो मैंने सिर्फ 1.5 साल में 12 डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करके सभी विभाग संभालते संभालते जमीन संपादन का काम किया और कैनाल बनाई और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया, सिर्फ 1.5 साल में। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे सभी परिवारजनों को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। आप सब सोचिए 1990, 91, 92 की स्थिति कैसी थी जम्मू कश्मीर में, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। चुनौतीपूर्ण था उसी समय, और आतंकवादियां चैलेंज करते थे कि आइए कश्मीर में आपका राष्ट्रध्वज लहराइए। किसी की हिम्मत नहीं थी कांग्रेस में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये चुनौती स्वीकारी मित्रों, और कहा कि हम 26 जनवरी को सुबह में 8 बजे लाल चौक में आएंगे और हमारा प्यारा राष्ट्रध्वज फरकाएंगे मित्रों। ये चुनौती झेली थी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। एकता यात्रा निकली और लगभग 43 दिन